हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक संरचना में लिंग की क्या भूमिका होती है। सामाजिक संरचना का सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि समाज के निर्माण में कौन कौन सी गतिविधियाँ भाग लेती है, जिसके कारण से एक समाज का संरचना होता है, समाज का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। संक्षेप में सुन लीजिए। समाज की संरचना में जैसे समाज के संबंध, समाज के रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, मान्यता, संस्कृति, नैतिकता और समाज के अनुशासन, नियम इत्यादि जो है समस्त गतिविधियों का परिणाम स्वरूप ही समाज बनता है। विशेष चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। अब हम लोग देखेंगे कि जो सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना में स्त्री पुरुष की क्या भूमिका है, स्त्री पुरुष का क्या स्वरूप है सामाजिक संरचना के संदर्भ में, इसको हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, भूमिका शब्द का तात्पर्य होता है क्या दायित्व, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा कार्य उठाते हैं। यानी सामाजिक संरचना में लिंग की क्या भूमिका, यानी स्त्री पुरुष का कौन सा दायित्व है समाज में, जिसके वजह से जो है सामाजिक संरचना बनती है या सामाजिक संरचना सतत रूप से चलती रहती है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करें संबंधों की बात करें, यदि हम संबंध की बात करें तो निश्चित रूप से जो सामाजिक संरचना में है, उन संबंधों का आधार प्राकृतिक रूप से स्त्री पुरुष के ही आधार पर हो जाता है। स्वाभाविक रूप से स्त्रियों का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ संबंध के लिए ही आकर्षण होता है, यह आकर्षण कार्यों के प्रति भी होता है, परिवार के भी प्रति होता है, संसार के भी प्रति होता है, जीवन के प्रति होता है, संबंध के प्रति होता है, पुत्र के प्रति होता है। यानी ये समझिए कि जो संबंध का जो आधार है वह स्त्री पुरुष के कारण से ही होता है, और स्त्री पुरुष के कारण से अगर जो संबंध बनते हैं तो वो सामाजिक संरचना का एक स्वरूप बन जाता है, समाज की संरचना का निर्माण बन जाता है। वही पुरुष जो एक स्त्री को देख करके पत्नी बनाना चाहता है, तो वही पुरुष एक स्त्री को देख करके बेटी समझता है और उसका शादी करता है। वही एक स्त्री को देख करके माँ समझ के पूजा भी करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो संबंध है स्त्री पुरुष का उसके वजह से सामाजिक संरचना का बनती है। जैसे अगर हम सामाजिक संरचना में अगर हम बात करें तो माँ के रूप में स्त्री प्रबल है, पिता के रूप में पुरुष प्रबल है। देखिए भूमिका अलग अलग है। पत्नी के रूप में कोई स्त्री है तो पिता के रूप में कोई पुरुष है, पुत्र के रूप में कोई पुरुष है तो बेटी के रूप में कोई स्त्री है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो स्त्री पुरुष है वो विभिन्न स्वरूपों को लिए हुए है, जिसके वजह से सामाजिक संबंध विभिन्न रूपों में बनते हैं, और विभिन्न रूपों में बनने के कारण से सामाजिक संरचना हो जाती है। अगर हम दूसरे दायित्व करें कार्य की अगर हम बात करें तो घरेलू कार्यों में स्त्री प्रमुख हैं, तो बाहरी और कठोर कार्यों में पुरुष प्रधान हैं। तो यानी कार्यों के भी आधार पर देखें तो स्त्री जो लिंग की जो संरचना है वो अलग अलग है। घर का कार्य महिलाओं के जिम्मे, समाज का कार्य पुरुषों के जिम्मे, ऐसे टाइप का बटा हुआ। कठोर कार्य पुरुष, सरल कार्य महिलाएँ, कमाने का काम पुरुष ज़्यादा करता है, कम काम महिलाएं करती हैं। अरे मतलब कि महत्वपूर्ण कार्य और अनार्थिक कार्य महिलाएं ज़्यादा करती हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो इनके वजह से परस्पर एक दूसरे के सहयोग की वजह से यह कार्य पूर्ण होता है, जिसकी वजह से सामाजिक संरचना बनती है। तीसरा अगर हम बात करें संपत्ति, जो संपत्ति की अगर हम बात करें तो वास्तव में हमारे वेद पुराणों में कहा गया है स्त्री ही सबसे बड़ा धन है। वास्तव में सत्य है, परंतु जो बाह्य जगत की जो संपत्ति है, जो भौतिक संपत्ति है, उसमें पुरुष प्रधान है। यानी पुरुष के पास उसका उत्तराधिकार है, मतलब पुरुष उस संपत्ति पर अपना आधिपत्य रखता है, चाहे धन के मामले में हो, चाहे सम्मान के मामले में हो, चाहे अधिकार के मामले में हो। तो इस संपत्ति में जो है पुरुष ज़्यादा प्रधान रहता है, महिलाएं गौण रहती हैं। परंतु अगर आंतरिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति स्त्री है। जिसके पास उत्तम स्वभाव की स्त्री है, उसके पास सभी धन हो जाते हैं। यही कारण है कि स्त्रियों को लक्ष्मी कहा जाता है। ये अलग बात है कि जिसके घर जितनी स्त्रियों की कम इज्जत है उसके घर उतनी ही कम धन होता है, और जिसके घर महिलाओं की ज़्यादा इज्जत है उसके घर ज़्यादा धन होता है। तो बाहरी जगत से भौतिक जगत में संपत्ति पर तो पुरुष का ज़्यादा वर्चस्व है, परंतु आंतरिक रूप से विचार करेंगे तो महिलाओं का ही स्वरूप है।
आगे बात करें, इसके आधार पर भी जो है संपत्ति के भी आधार पर सामाजिक संरचना का स्वरूप स्त्री पुरुष के आधार पर अलग अलग देखा जा सकता है। उसी तरह से अगर हम बात करें उत्तराधिकार की बात, तो उत्तराधिकार में पुरुष जो है, उत्तराधिकार के अंदर पुरुष प्रधान समाज होता है, तो पुरुष पुत्र अधिकार प्राप्त करता है। पुत्र के इसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों के आधार पर संपत्ति ट्रांसफ़र होती रहती है। इसमें पुरुष प्रधान होता है, महिलाएं थोड़ा गौड़ हो जाती हैं, ऐसी स्थिति होती है। इसके कारण से भी समाज में एक स्वरूप स्त्री पुरुष के आधार पर अलग अलग देखने को मिलता है। सत्ता के रूप में अगर हम बात करें तो महिलाएं ज़्यादातर ज़्यादा कार्य करती हैं, परंतु सत्ता की बात आए, शासन की बात आए, सत्ता की बात करें तो पुरुष ज़्यादा उस पर शासन करता है, महिलाएं कम शासन करती हैं। महिलाओं की जो है कम शासन करने का लोग कई आधार बताते हैं। एक तो पहले उत्तराधिकार की बात है, संपत्ति का ही अधिकार है, और कर्म का भी, कार्य का भी स्वरूप हम लोग देख सकते हैं। इसलिए सत्ता के रूप में पितृसत्तात्मक शासन यानी पुरुषों के गार्जियन के सीप में ज़्यादा जो है सामाजिक संरचना देखने की। अगर विदेशों में अगर हम बात करें तो जब तक शादी ब्याह नहीं रहती है तब तक तो खूब आदमी पहले औरतों को पीछे भागता है। जब शादी ब्याह हो जाती है, जब समझ जाता है कि क्या है, तो बस वो आगे आगे चलने लगते हैं, महिलाओं को फिर पीछे पीछे चलना पड़ता है। यानी कहने का अगर हम अपनी बात कहना चाहें तो जो सत्ता के रूप में है, तो कुंवारापन में तो महिलाएं की लगेगा कि जैसा नचा रही वैसा नचा रही, लेकिन जब शादी हो जाती है तो सत्ता के रूप में फिर पुरुष प्रधान ही हो जाता है। विदेशों में भी है। सामान्यतः विश्व की सभी संस्कृतियों में, सामान्यतः विश्व की सभी अच्छी संस्कृतियों में, अच्छे परिवारों में सत्ता के रूप में पुरुष ही प्रधान रहा है, देखने को मिला है। महिलाएं हमेशा सपोर्ट में रही हैं, महिलाएं कुछ अच्छी भी रही हैं जो उसके अंदर भी सत्ता रही है, यानी एक प्रकार से ये होता है। तो इसमें सत्ता के लिए जो है मानसिक बल, शारीरिक बल, सामाजिक बल, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इन तीनों बल में जो है महिलाएं तो मानसिक और शारीरिक बल में तो कमज़ोर नहीं है पुरुषों से, परंतु सामाजिक बल में थोड़ा उनकी कमी महसूस होती है। इसके वजह से जो है सत्तात्मक रूप में जो है पुरुष ज़्यादा प्रमुख दिखता है, महिलाएं भी दिखती हैं लेकिन गौण रूप में होती हैं। अगर हम सरकार की बात करें, आधुनिक लोकतंत्र की हम बात करें, तो सरकार के रूप में भी महिलाओं को भी समान मताधिकार होने के बावजूद भी सत्ता के रूप में पुरुष ही प्रमुख रहा है, और महिलाएं, पुरुषों की संख्या ज़्यादा रही है, वर्चस्व उन्हीं का रहा है, और महिलाएं गौड़ रही हैं, यानी महिलाएं दूसरे स्थान पर रही हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि लिंग के आधार पर अगर सामाजिक संरचना में शासन व्यवस्था और सरकार के गठन की बात करें तो पुरुष ज़्यादा होता है, महिलाएं कम होती हैं, यानी पुरुष मुख्य होता है, महिलाएं गौड़ होती हैं। उसी तरह से स्वतंत्रता की बात करें तो महिलाओं जो है शारीरिक सुरक्षा के कारण से इनकी स्वतंत्रता कम होती है। पुरुषों में शारीरिक सुरक्षा का कम भय होने के कारण से उनकी स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो है पुरुष जो है प्रमुख हो जाता है, पुरुष ज़्यादा स्वतंत्र, महिलाएं कम स्वतंत्र हैं। इसके आधार पर जो है सामाजिक संरचना या उनके हाव भाव व्यवहार की गतिविधियां अलग अलग देखने को मिलती हैं, जो सामाजिक संरचना का ही एक भाग है, एक स्वरूप है। आगे हम बात करें, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, पुरुष कम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वही अगर हम राष्ट्र की सुरक्षा की बात करें तो पुरुष प्रमुख हो जाता है, महिलाएं गौड़ हो जाती हैं। अगर राष्ट्र तब सुरक्षित होगा, जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तब न राष्ट्र के अंदर समाज सुरक्षित होगा। तो कहने का मतलब अगर हम सुरक्षा की बात करें तो महिलाएं को सुरक्षित रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन जब देश की बात करें तो सभी को सुरक्षित रखने के लिए स्त्री पुरुष दोनों का जो है सुरक्षित होना आवश्यक होता है। अगर हम आगे बात करें शिक्षा की, तो आज भी जो है महिलाएं जो है महिलाओं के लिए जैसे पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में जो पुरुष सुरक्षा प्रदान करता है, अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आज भी पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष विशेष है और महिलाएं गौण हैं, यानी दूसरे स्थान पर हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है आज भी जो है माताओं में या माँ बहन बेटियों में ये देखा जाता है कि वो पुरुषों के लिए शिक्षित होने पर ज़्यादा वो बल देती हैं, ज़्यादा वो जो है उम्मीद रखती हैं। और आज यही कारण है कि आधुनिक विश्व में विश्व के सभी समाजों में पुरुष ही पहले ज़्यादा शिक्षित हुआ है, उसके बाद महिलाएं हुई हैं। तो यदि शिक्षा की बात करें तो भी स्त्री पुरुष के आधार पर अपना अलग अलग स्वरूप देखने को मिलता है, परंतु अगर व्यवहारिक और आवश्यक दृष्टिकोण से विचार करें तो शिक्षा महिलाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
पुरुषों के लिए कम शिक्षित होना कोई बात नहीं है, लेकिन स्त्री के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज की जो संरचना है, संस्कार की जो गतिविधियां हैं, वह स्त्रियों के आधार पर ही निर्भर करती है। इसलिए स्त्रियों को शिक्षित होना ज़्यादा आवश्यक है। इसके आधार पर भी लैंगिक विभेद या लैंगिक गतिविधियों के आधार पर भी शिक्षा के स्वरूप में हम देख सकते हैं। जैसे कठिन विषय है तो पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की अगर बात करें तो पुरुष ज़्यादा पढ़ते हैं, भाषा की बात करें तो महिलाएँ ज़्यादा अच्छे से जानती समझती हैं, ज़्यादा उनको रटा जाता है, ज़्यादा भाषा उनको जल्दी समझ में आ जाती है। इस प्रकार से विविधता शैक्षिक दृष्टिकोण से भी स्त्री पुरुष के आधार पर देखने को मिलती है, जिसके आधार पर सामाजिक संरचना का भी अपना स्वरूप बनता है या देखने को मिलता है। संस्कृतियों की बात करें तो संस्कृतियों का सबसे बड़ा आधार संचरण, संस्कृतियों का जो संचरण होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। किसी समाज की संस्कृति महिलाओं के ही आधार पर चलती है। तो इसमें पुरुष क्या होता है, गौड़ हो जाता है। पुरुष क्या हो जाता है, गौड़ हो जाता है। अगर वही हम बात करें सामाजिकरण की बात करें तो समाज के अनुसार व्यवहार जो प्रदर्शित करना होता है वह भी महिलाओं के ही अनुसार ज़्यादा चलता है। पुरुष के अनुसार समाज के बाह्य कार्यों में सामाजिकरण देखा जाता है और समाज के आंतरिक कार्यों में महिलाओं के अनुसार सामाजिकरण देखा जाता है। तो इन दोनों की गतिविधियों के भी आधार पर सामाजिक संरचना का स्वरूप देखने को मिलता है या बनता है। आगे बात करें धर्म की बात करें तो पुरुष की अपेक्षा महिलाएँ ज़्यादा धार्मिक होती हैं। हर धर्मों में, हर गतिविधियों में ये इनकी जो है अगर देखा जाए तो महिलाएं प्रमुख होती हैं। महिलाओं के आधार पर ही धर्म की गतिविधियां चलती है। जो विभिन्न क्रियाकलाप संस्कारों या आवश्यकताओं के अनुसार होने वाले विभिन्न समय पर कार्यक्रम जो होते हैं उसमें महिलाएं क्या होती हैं, प्रमुख होती हैं। और इनकी शारीरिक संरचना या इनके जीवन में दुख और संघर्षों की जो प्रकृति है, इनको आधार पर भी अगर देखा जाए तो भी महिलाएं धार्मिक ज़्यादा होती है। अगर हम संगठनात्मक स्वरूप की बात करें तो किसी समाज की जो संगठन संबंधी गतिविधियां होती हैं, चाहे वो पार्टी को लेकर के हो, चाहे जाति को लेकर के संगठन हो, चाहे समाज में एक सामूहिक कोई संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, तो उन संगठनात्मक गतिविधियों में पुरुष ज़्यादा प्रधान होता है, महिलाएं थोड़ा कम प्रधान होती हैं, जिसके आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की एक सामाजिक छवि, एक मनोवैज्ञानिक छवि देखने को मिलती है। आधुनिकी अगर हम की बात करें, अगर परिवर्तनशीलता की हम बात करें तो फैशन के क्षेत्र में तो महिलाएं प्रमुख हो जाती हैं, परंतु तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा होता रहता है। यानी हम एक बात करें तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में किसी परिवर्तन को पुरुष का जो स्वीकार करना होता है उसका अलग नेचर होता है, अब महिलाओं का जो स्वीकार करना होता है उसका अलग नेचर होता है। यानी आधुनिकीकरण में जो है एक जो है वैज्ञानिक गतिविधियों को धारण करने और अपनाने में पुरुष ज़्यादा सक्रिय होता है और महिलाएं कम सक्रिय होती हैं, लेकिन उनका अपने नेचर के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सक्रियता भी देखने को मिलती है। इसके आधार पर भी लैंगिक भूमिका सामाजिक संरचना में अलग अलग देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर हम परिवर्तनशीलता की बात करें तो महिलाएं जो है ज़्यादा परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देती हैं। महिलाओं में एक प्रकार से आपसी संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के कारण से महिला जाति में आपस में ही संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के कारण से इतनी अधिक परिवर्तनशीलता दिखाई देती है कि जिसका कोई हद नहीं। खास तौर से प्रदर्शनकारी प्रभाव में, यानी जिसमें हाव भाव प्रदर्शित करना हो, खूब दिखाना हो, अपने को सुपीरियर सिद्ध करना हो, तो इसमें महिलाओं में परिवर्तनशीलता कुछ अधिक पाई जाती है। खासतौर से प्रदर्शनकारी प्रभाव के अंतर्गत जिसमें हाव भाव, मान सम्मान, रूप रंग इत्यादि का वर्चस्व या अपना रुतबा कायम करने से संबंधित होता है। वही अगर पुरुषों में बात करें वर्चस्व की, परिवर्तनशीलता के अंतर्गत वर्चस्व की, तो शक्ति का वर्चस्व, पावर का वर्चस्व, पावर का दुरुपयोग करने के संदर्भ में वर्चस्व इत्यादि से संबंधित पुरुषों में भी एक प्रकार से संपत्ति से संबंधित परिवर्तनशीलता संबंधी वर्चस्व देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अगर हम लिप्तता की बात करें, लिप्तता का यहाँ तात्पर्य यह है कि किस व्यवहार में जो महिलाएं जो है थोड़ा सा भौतिकतावादी दृष्टिकोण में ज़्यादा लिप्त होती हैं, ज़्यादा रुचि लेती हैं। यानी भौतिकतावादी दृष्टिकोण में जो संसार के प्रदर्शनकारी प्रभाव या संसार में वर्चस्व, शासन, सुख, भोग इत्यादि प्रवृत्तियां जो होती हैं उससे संबंधित लिप्तता में महिलाएं जो है ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा भूमिका में होती हैं। और जबकि पुरुष जो है, पुरुष भी होता है भूमिका में, परंतु थोड़ा पुरुष गौण होता है, यानी कम होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष की विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न स्वरूप अलग अलग देखने को मिलता है, जिसके आधार पर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जिसके आधार पर क्या होता है, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो इसको 2-4 बार सुन करके रट लेंगे, समझ जाएंगे तो आपके लिए काम होगा, आपके परीक्षा में
अच्छे नंबर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।